मेरे भाई आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि फेज़ 13 एग्ज़ाम में मेरे को जीके में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को देखने को मिले। क्या डिफ़िकल्टी लेवल थी मेरे भाई सवालों की फेज़ 13 एग्ज़ाम में। किस किस तरीके के एडिक्विटी ने सवाल फेज़ 13 एग्ज़ाम में पूछे। क्या टीसीएस से काफ़ी अलग तरीके के क्वेश्चंस हमें फेज़ 13 एग्ज़ाम में देखने को मिले। अगर एमटीएस का कोई मेरा प्यारा बच्चा मुझे देख रहा है तो एमटीएस की परीक्षा कैसी आएगी। क्या फेज़ 13 में जो मेरे को सवाल देखने को मिले ऐसे ही आपको एमटीएस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं मेरे भाई कि आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से आप सभी अपने अपने घरों में कर रहे होंगे। मेरे भाई आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ अपना फेज़ 13 एग्ज़ाम का जीके का एक्सपीरियंस कि मेरे को कैसे कैसे जीके के सवाल मेरे को देखने को मिले। आज की वीडियो में मेरे भाई आपको कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा और मेरे भाई सवाल भी बताऊंगा जो मेरे को एग्ज़ाम में एडिक्विटी स्टाइल में पूछे गए। और पूरी पूरी उम्मीद है मेरे भाई कि जो सवाल और कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा वही सेम टू सेम मेरे भाई आपको एमटीएस एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मेरे भाई एडिक्विटी हर एग्ज़ाम में रिपीट कर रही है। लेकिन उससे पहले मेरे भाई मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि जैसे ही मेरे भाई मेरी वीडियो रिलीज़ हो मेरे चैनल पर आप सभी को एक नोटिफिकेशन मिल जाए और साथ के साथ मेरे भाई आप मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्वायर कर लो। तो करते हैं जी आज की वीडियो की शुरुआत लेके प्रभु श्री राम का नाम। तो मेरे भाई फेज़ 13 एग्ज़ाम में जीके के पोर्शन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट और सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे मेरे भाई देखने को मिला और जिसने मेरा सर घुमा दिया वो था मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ फेमस पोर्ट टाउन बिल्ट ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कि कौन सा फेमस पोर्ट था जो कि बिल्ट किया गया था मेरे भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान। चार ऑप्शन दिए गए थे मेरे भाई। सबसे पहला था लोथल, दूसरा था मोहनजोदारो, तीसरा था मेरे भाई हड़प्पा और चौथा था मेरे भाई धोलावीरा। तो पहले सवाल से मेरे भाई मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आप सभी को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन मेरे भाई कब स्टार्ट हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन सी स्टेजेस थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेरे भाई कौन कौन सी साइट्स थी, कौन कौन से पोर्ट्स थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान बिल्ड किए गए थे। तो मेरे भाई ये सारी बातें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानना मेरे भाई काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर मैं एक पोर्ट की बात करूं मेरे भाई जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान बिल्ड किया गया था, तो वो पोर्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान मेरे भाई लोथल नाम का पोर्ट है जो कि वो बिल्ड किया गया था। तो पहला ही सवाल मेरे भाई आपको एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ ले जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानना मेरे भाई आप सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। मैंने जो ये क्वेश्चन है मेरे भाई इन सभी की एक लिस्ट बनाई है और मैं आपको टॉपिक वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन वो बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। बता आपको क्या करना है मेरे भाई, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और उन बातों को पढ़ लेना है जो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो दूसरा सवाल है मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। मतलब कौन सा पेयर इंडियन फिलोसफी के साथ मैच नहीं होता मेरे भाई। सबसे पहला है मीमांसा एंड वेदांता, दूसरा है मेरे भाई न्याया एंड वैशिका, तीसरा है लोकायता एंड कापलिका एंड चौथा है मेरे भाई सांख्या एंड योगा। तो इसका सही उत्तर होगा लोकायता एंड कापलिका। तो मेरे भाई इस सवाल से आपको क्या सीखने को मिलता है कि आपको इंडियन फिलोसफीज़ के बारे में थोड़ा सा जानना है मेरे भाई, उनके सिस्टम्स के बारे में आपको जानना है। ठीक है जी। देन अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर जो कि है, तो मेरे भाई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप सभी के लिए काफ़ी जानना काफ़ी ज़रूरी है और मेरे भाई एमटीएस परीक्षा में ये सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो सवाल है मेरे भाई कि कौन से 5 ईयर प्लान ने फोकस किया था ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्वालिटी। कौन से 5 ईयर प्लान ने, मैं अगेन इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, कौन से 5 ईयर प्लान ने सॉरी फॉर दिस। तो कौन से 5 ईयर प्लान ने मेरे भाई फोकस किया था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो मेरे भाई सोशल जस्टिस और इक्वालिटी पर मेरे भाई 9th 5 ईयर प्लान ने जो है हमारा फोकस किया था। ठीक है जी। तो अगला सवाल मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स
डिस्क्रिशन पावर टू गवर्नर। तो मेरे भाई कौन सा आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जो डिस्क्रिशन पावर देता है मेरे भाई गवर्नर को? तो मेरे भाई आर्टिकल 163, आर्टिकल 163 आपका एक ऐसा एकमात्र आर्टिकल है जो पावर देता है मेरे भाई, डिस्क्रिशन पावर देता है मेरे भाई गवर्नर को। फिर मैं आपको एक स्टेटमेंट का बड़ा बड़ा खास सवाल आपको सभी को बताना चाहता हूँ मेरे भाई। सबसे पहले आपको क्या दिया जाएगा, 3 स्टेटमेंट्स दी जाएंगी और उसमें से आपको बताना है मेरे भाई कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट जो मुझे फेज 13 के एग्जाम में जीके के पोर्शन में मेरे भाई देखने को मिली वो थी, द राज्यसभा हैज़ नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल। सबसे पहली स्टेटमेंट है मेरे भाई कि राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती रिजेक्ट करने की या अमेंड करने की एक मनी बिल। दूसरी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए मेरे भाई, द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, कि राज्यसभा वोट नहीं कर सकती डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के लिए। और तीसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे भाई कंक्लूजन है वो है, द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि राज्यसभा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस नहीं कर सकती। तो मेरे भाई ये 3 स्टेटमेंट्स आपने सुनी, आपको क्या लगता है कौन सी करेक्ट है? तो मेरे भाई सबसे पहली जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताई कि राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती रिजेक्ट करना या अमेंड करना मनी बिल को, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दूसरी स्टेटमेंट मेरे भाई जो मैंने आपको बताई, द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन मैंने जो तीसरी स्टेटमेंट मेरे भाई आप सभी को बताई कि द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है मेरे भाई, क्योंकि राज्यसभा के पास पूरी पावर होती है मेरे भाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करने की। अगला सवाल है मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट है आपका बायोलॉजी पे बेस्ड। तो सवाल आप ध्यान से सुनिए, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं और कुछ टाइप ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं वो अपने फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं मेरे भाई। तो कौन सा न्यूट्रिशन प्रोसेस ऐसा है जो ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया फॉलो करते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन है मेरे भाई सेप्ट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा ऑप्शन है मेरे भाई ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, तीसरा ऑप्शन है मेरे भाई पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड फोर्थ ऑप्शन है मेरे भाई होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो कौन सा न्यूट्रिशन है मेरे भाई जो ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया अपने फूड को मैन्युफैक्चर करने के लिए फॉलो करते हैं? तो मेरे भाई ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मात्र न्यूट्रिशन है जो ग्रीन प्लांट्स अपने फूड को मैन्युफैक्चर करने के लिए फॉलो करते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गे ट्राई टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड्स फॉर देयर सर्वाइवल। मेरे भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। आपको बायोलॉजी का ये कॉन्सेप्ट मेरे भाई ऑटोट्रोपिक वर्सेस हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, कौन कौन से प्लांट्स एनिमल्स बैक्टीरियाज इंक्लूड होते हैं ऑटोट्रोपिक में, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं हेटेरोट्रोपिक में, आपको ये सारी बातों को मेरे भाई जान लेना है। इनके डिफरेंस के बारे में मेरे भाई आप सभी को जान लेना है। अगला सवाल मेरे भाई आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, वो है मेरे भाई इकोनॉमिक्स का सवाल। इन सभी सवालों को जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना मेरे भाई लिखते जाना, क्योंकि एक भी सवाल आपने छोड़ दिया ना तो मेरे भाई सिलेक्शन भूल जाओ, 1-2 साल आगे चला जाएगा। क्योंकि मेरे भाई मैं एक एक सवाल आपको ऐसा बता रहा हूँ जो एडिक्विटी का पसंदीदा सवाल है मेरे भाई। तो अगला सवाल मेरे भाई इकोनॉमिक्स पर बेस्ड है। सवाल है वो कौन सी कमेटी थी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा टू एग्जामिन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क विद रिगार्ड टू वर्चुअल करेंसीज। तो मेरे भाई कौन सी कमेटी ऐसी थी जो इम्प्लीमेंट की गई थी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ताकि वो एग्जामिन कर सके अपना जो फ्रेमवर्क है वर्चुअल करेंसीज से रिलेटेड? तो पहला ऑप्शन है मेरे भाई धर्मराज कमेटी, दूसरा ऑप्शन है मेरे भाई दिनेश शर्मा कमेटी, तीसरा ऑप्शन है धीरज शर्मा कमेटी और चौथा ऑप्शन है मेरे भाई गोविंद रजन कमेटी। तो कौन सी ऐसी कमेटी थी मेरे भाई जो यूनियन गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश की थी एग्जामिन करने के लिए मेरे भाई वर्चुअल करेंसीज को? तो मेरे भाई उस कमेटी का नाम था दिनेश शर्मा कमेटी। मार्क माय वर्ड, हाईलाइट दिस आंसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एमटीएस की परीक्षा के लिए पूछा ही जाएगा। तो मेरे भाई यही थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में फेज 13 एग्ज़ाम में कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स बताए, सारे क्वेश्चंस बताए जो मुझे याद थे और जो मैंने अपने लैपटॉप में टाइप कर लिए थे आप सभी को बताने के लिए। तो मेरे भाई अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको वीडियो से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जानने को मिली हो, तो एज़ इट इज़ आपको क्या करना है मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जो लाइक का बटन है उसको हिट कर देना है। और मेरे भाई अगर आपके किसी भी तरह के डाउट्स है
तो आपको उनको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं वादा करता हूँ कि जो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे लिखेंगे ना, उस पर मेरे भाई जल्द वीडियो आ जाएगी। दिवाली से पहले आपके भाई के 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करा दो, क्योंकि मैं ये टारगेट्स काफ़ी जल्दी पूरे करना चाह रहा हूँ। और मेरा जो मकसद है मेरे भाई वीडियो बनाने का, वो कोई मकसद नहीं है, कोई पैसा कमाना नहीं है, कोई यूट्यूब पर व्यूज़ लेना नहीं है मेरे भाई। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा बच्चा वीडियो देख रहा है, इस साल कम से कम मेरे भाई 700 से 800 बच्चा मेरी वीडियो से सिलेक्शन ले ले। तो मेरा कहता हूँ मेरे भाई, जो ये विज़न है ना मेरा वीडियोस बनाने का, ये एम मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई अपडेट के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज़ फेस 13 एग्ज़ाम में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, ये जीके के लिए करूँ, इंग्लिश के लिए करूँ, रीजनिंग के लिए करूँ, तो मेरे भाई आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, वो भी वीडियोज़ आपके लिए आ जाएंगी। ठीक है जी, नमस्ते, बाय बाय।